हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ऋग वैदिक काल का आर्थिक जीवन। इससे पीछे हम लोग ऋग वैदिक काल क्या है इसको पढ़ लिए हैं, इन डिटेल में पढ़े हुए हैं। उससे पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं कि ऋग वैदिक काल को किसका मतलब कितना समय पहले के समय को बोला जाता है ऋग वैदिक काल। उससे पीछे हम लोग ये पढ़े थे कि वैदिक सभ्यता था क्या। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भाग में तोड़े हुए थे, एक उत्तर वैदिक में, दूसरा ऋग वैदिक में। तो ऋग वैदिक काल का हम लोग आज आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, इसके बाद धार्मिक जीवन, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग धार्मिक जीवन को कवर करेंगे, उसके बाद सामाजिक जीवन को, उसके बाद धार्मिक जीवन को। ठीक है, मतलब सामाजिक जीवन कहने का मतलब ये है कि वहाँ उस समय कैसे हुआ करता था, मतलब राजा लोग का राज था या फिर उस समय भी लोकतंत्र था या फिर क्या था, किस प्रकार के नियम कानून हुआ करते थे, कैसे हुआ करता था, कौन कहाँ पे बैठा था, मतलब किस जाति को राजा बनाता था। इस सब चीज़ को पढ़ लेंगे उस वाला वीडियो में, यानी कि राजनीतिक जीवन वाला में। धार्मिक जीवन हम लोग ये पढ़ेंगे कि धार्मिक जीवन में पढ़ेंगे कि उसमें कास्ट कितना थे, कौन कौन कास्ट कैसा था। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हम लोग ये समझे थे, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का भी मेरा प्ले लिस्ट पे वीडियो है, हिस्ट्री का प्ले लिस्ट पे वीडियो आपको मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। इन डिटेल में पूरा कवर किया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से भी। सिंधु घाटी सभ्यता से मेरे लगभग 8-9 वीडियो हैं जिसमें कि हर एक चीज़ को हर इन डिटेल में कवर कर लिया गया है। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग आर्थिक जीवन का पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ऋग वैदिक काल। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं ऋग वैदिक काल है क्या। सबसे पहले ऋग वैदिक काल, अगर मैं ये बोलूँ कि किसी भी एक मतलब केवल ऋग वैदिक काल का ही नहीं, किसी भी काल की, सिंधु घाटी सभ्यता के समय बोलो या फिर और किसी भी काल में, सबसे जो मेन चीज़ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो है व्यवसाय। मतलब लोग का जो जीने का तरीका है किस पे वो पूरा डिपेंड हुआ करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट वही होता है कि लोगों का जीने का तरीका क्या है। अगर आज की बात किया जाए, 2021 की बात किया जाए कि लोगों के जीने का तरीका क्या है, तो बहुत सारे लोग हैं। कोई बिजनेसमैन है, तो कोई किसान है, तो कोई डिफेंस लाइन में, बहुत सारी चीज़ें। आपका भी कुछ ना कुछ एम जरूर होगा। ठीक है, तो उस समय क्या लोग क्या करते थे, मतलब कौन मुख्य व्यवसाय उस समय क्या था, इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या चीज़। तो अगर ऋग वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे पहले व्यवसाय की बात आती है। तो व्यवसाय में जो है लोग उस समय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड थे, सबसे ज़्यादा जो मतलब जिस पे वो डिपेंड थे वो था पशुपालन। ठीक है, पशुपालन पे लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडिंग थे। उसके अलावा भी और अलग अलग लोग और अलग अलग तरीका का काम करते थे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लोग की बात किया जाए तो वो पशुपालन पे ही डिपेंड थे। तो उस समय के लोग पशुपालन पे डिपेंड थे। किस पे? पशुपालन पे। उसको मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग लिखते भी चलना, कॉपी किताब लेके बैठना। ऋग वैदिक काल के लोग पशुपालन पर डिपेंड थे ना, यानी कि आधारित थे। ठीक है, आधारित। ठीक है, या फिर ये बोल रहे हैं कि ऋग वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन ही था। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अच्छा, एक बार जान लेना कि ऋग वेद में जो बोला गया है पशुपालन, पशु के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो रई यूज किया गया है। अगर ऋग वेद आप पढ़ते हो तो उसमें रई वर्ड आएगा जो कि पशु के लिए उपयोग, मतलब पशु के, अगर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका पशु मीनिंग आता है। ठीक है, मवेशी आता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में, ऋग्वेद में ना, ऋग्वेद में पशु के लिए या फिर मवेशी समझते हो ना, जानवर को बोला जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, इस सब को क्या बोला जाता है? मवेशी। ठीक है, ऋग्वेद में पशु के लिए रई ऐसा रई ना, र में हर्षिका, ऐसा रई आप मत कभी कर देना, ऐसा ये वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड है। तो रई का जो मतलब आता है हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब आता है पशु। ठीक है, फिर मवेशी। ऋग्वेद में पशु को रई बोला गया है ना, ऋग्वेद में बोला गया है। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? मवेशी के लिए रई वर्ड का यूज किया गया। अच्छा, एक बार जान लेना ना कि जब ऋग्वेद था, ऋग्वेदिक काल था, तो उसमें लोग किसी और के लिए लड़ा नहीं करते थे, वो पशु के लिए ही लड़ा करते थे। यानी कि उस समय जो था, जिसके पास जितना ज़्यादा मवेशी होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर होंगे, वो उतना ही ज़्यादा अमीर कहलाता था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के कौन अमीर होता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास ज़्यादा बंगला हो, ठीक है, ज़्यादा गाड़ियाँ हों, वह अमीर है। ठीक है, जैसे अरबपति करोड़पति है, तो आज के दिन में उससे वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल में बोला जाए तो ऋग वैदिक काल में वही आदमी सबसे ज़्यादा अमीर है जो कि जिसके पास ज़्यादा पशु हैं, ज़्यादा मवेशी हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक
अच्छा, ऋग वैदिक काल का जितना भी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ये ऋग्वेद में पूरा पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, ये अब आप बोलोगे कि क्या तुम पढ़े गए थे ऋग्वेद में? ऐसा नहीं है, मैं पढ़ने नहीं गया था, लेकिन हाँ जो बुक में लिखा गया है उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में पशुपालन, ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा मवेशी होगा, वो उतना ही ज़्यादा अमीर है। ठीक है, आप समझते हैं, उसमें राजा भी हुआ करते थे और प्रजा भी हुआ करते थे, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। राजा अगर अमीर है तो उसको क्या बोलेंगे, और प्रजा में से कोई अगर आदमी ज़्यादा अमीर है तो उसको क्या बोलेंगे, समझते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में जिसके पास जितना ज़्यादा मवेशी होगा वह उतना ही ज़्यादा अमीर होगा, उतना ही ज़्यादा अमीर होगा, समझे? यानी कि उस काल में क्या होता था कि जिसके पास ज़्यादा मवेशी, जितना ज़्यादा मवेशी उतना ज़्यादा अमीर। अब बात यहाँ पे आती है कि उस समय राजा का तंत्र था, राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे, प्रजा हुआ करती थी। कि जो राजा, अब तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रजा में से किसी एक आदमी के पास दूसरे प्रजा के मुकाबले कुछ ज़्यादा गाय हैं। ठीक है, मात्रा में ज़्यादा मवेशी है। गाय वर्ड से एक भी याद आता है, एक चीज़ याद आया कि जो गाय जो थी ना उस सब मवेशी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कारण क्या है, देखो जैसे आज के दिन में सबसे महंगा चीज़ क्या है, डायमंड है। ठीक है, डायमंड में अलग अलग वैरायटी आती है, अलग बात है, लेकिन डायमंड क्या है, सबसे महंगा धातु में अगर बात किया जाए तो सबसे महंगा धातु है। उसी प्रकार से मवेशी में अगर सबसे महंगा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट मवेशी कौन सा, तो गाय थी। ठीक है, लिख लें इसको ना, पशुओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पशु गाय थी। यानी कि जिसके पास गाय है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो किसी आदमी के पास 5 स्विफ्ट डिजायर कार हैं, ठीक है, 5 स्विफ्ट डिजायर कार हैं और किसी एक आदमी पास एक ही ऐसे मर्सिडीज है, बताओ किसका ज़्यादा वैल्यू है, मर्सिडीज वाला का ज़्यादा वैल्यू है। उसी प्रकार से किसी पास मान लो कि 5 बकरियां हैं, लेकिन किसी एक आदमी के पास अगर एक गाय है ना तो 5 बकरियां से ज़्यादा गाय का वैल्यू है। अगर किसी के पास 5 बैल है, अगर किसी के पास एक ही गाय है ना तो उस बैल वाला आदमी से गाय वाला जो आदमी है वो ज़्यादा अमीर है, ऐसा होता था। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। तो पशुओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पशु थे वो गाय थी। ठीक है, हाँ, अब बात यहाँ पे आता है कि राजा और प्रजा। ठीक है, बात समझते हैं। अब मान लो कि किसी एक राजा अगर दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, मान लो कि किसी एक राजा दूसरे राज्य के मतलब राज्य पर क्या करता है, आक्रमण करता है, तो वहाँ से क्या लाएगा। अगर आज की बात किया जाए तो अगर आज अगर राजा होते तो क्या लाते, जितना भी धन दौलत था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब ले आते। लेकिन ऐसा ऋग्वैदिक काल में नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में क्या करते थे लोग, अगर एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता तो वहाँ से और कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, बल्कि वहाँ से सारे मवेशियों को उठाकर ले आता था। वहाँ से सारे मवेशी को लाता था, गाय वगैरह जो भी है, भैंस बकरी जो भी थी, उसको सबको लेकर वो आ जाता था अपना राज्य में। और जिसके पास, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिसके पास जितना ज़्यादा मवेशी होगा वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। ठीक है, अगर एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो वह वहाँ से सारे मवेशी, अब ऐसा नहीं है कि वो जैसे केवल आक्रमण कर दिया वहाँ से सारा मवेशी को लेकर जाएंगे, नहीं, उसको जितना भी पड़ेगा। युद्ध हार गया तो इसका जो राज का जो है ना मवेशी सारा गया काम से। ठीक है, तो जो जीता सो वही ना, उसके पास सारे मवेशी आ जाएंगे। अगर एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता तो वहाँ से सारे मवेशी को ले आता था। बात समझ गया। अब बात यहाँ पे आती है, थोड़ा सा चलते हैं किसको मतलब जिसके पास ज़्यादा गया उसको क्या बोलेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ड यूज किया गया है सबसे ज़्यादा अमीर के लिए, वो याद किया वर्ड है। अगर प्रजा से बात किया जाए तो गोमत, लेकिन अगर राजा की बात किया जाए तो गोपति। क्या है समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो
मान लो कि किसी एक राजा पास, मान लो कि दो राजा कंपेयर करते हैं, मान लो कि एक राजा का नाम ए है और दूसरा राजा का नाम बी है। तो बी के मान लो कि ए राजा से ज़्यादा मवेशी हैं, ज़्यादा उसके पास जानवर हैं। तो जो बी है ना वो ज़्यादा ए राजा के मुकाबले ज़्यादा वो अमीर हुआ, ठीक है। लेकिन उस राजा को कहेंगे क्या? तो उस राजा को हम कहेंगे गोपति, यानी कि जिस राजा पास ज़्यादा अमीर, जिसके राजा पास ज़्यादा मवेशी हो गए, अगर ज़्यादा अमीर है तो उसको गोपति कहते थे। और प्रजा में से किसी एक प्रजा के पास ज़्यादा अगर मवेशी होती तो उसको गोमत कहते थे, ठीक है। देखते हैं आम लोग में, आम बात समझ गए होगे, आम लोग को गोमत कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। अच्छा, गोमत कब कहा जाता था? जब जिस राजा के पास जिस प्रजा के पास ज़्यादा मवेशी हो, ठीक है। आप किसी दो इंसान कंपेयर करो, ठीक है। मान लो कैसे, मैं नहीं बोल रहा किसी के पास मतलब 100 से ज़्यादा ही मवेशी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मान लो कि दो प्रजा कंपेयर करो। एक राजा के पास मान लो कि 2 बकरी है और एक राजा के पास मान लो कि 3 बकरी है, तो कौन ज़्यादा अमीर है? 3 बकरी वाला, ठीक है। 3 बकरी वाला ज़्यादा अमीर है, तो 3 बकरी वाला को हम कहेंगे गोमत, बात समझना। और एक राजा के पास मान लो कि 4 गाय हैं और दूसरा राजा के पास मान लो कि 5 गाय हैं, तो दूसरा ज़्यादा थी अमीर हुआ, तो दूसरा राजा को हम कहेंगे गोपति, बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार से कहते थे, राजा को क्या कहते थे? गोपति। और आम लोग को क्या कहते थे? गोमत। राजा को गोपति ना, गोपति कहा जाता था, बात समझ गए। राजा क्या कहता था? गोपति कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से थी गाय, जो मवेशी का जो सिलसिला था इस प्रकार से था। तो इसको आप उतारो, उसके बाद आगे चल देखते हैं। अगर कॉपी करना चाहे तो कर सकते हो। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या राजा को क्या कहता था? गोपति, बात समझ गए। अब देखते हैं कि अब उस समय जो था, अब हर कहीं ना कहीं अगर राजा लोग आदमी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस समय कृषि हुआ ही करता होगा, ठीक है। मतलब आदमी लोग है तो बिना कृषि को जिंदा रह नहीं सकता है, बिना अनाज को उपज किए हुए वो नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उस समय जो कृषि होता था, आप ठीक है, ऋग वैदिक काल में कृषि होता था। मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मतलब जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, इस समय लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। उस समय के लोगों को उस समय के लोग जो थे वो बहुत कुछ सीखे थे, जैसे चक्का बनाना हो गया, व्हील बनाना हो गया, आग जलाना हो गया, या फिर जानवर का कैसे यूज करना है, कौन जानवर क्या यूज हो सकता है, और क्या जानवर क्या यूज हो सकता है, और फिर फसल कैसे उगाया जाता है, ये सब सीख रहे थे लोग। एक दूसरे से मिलकर कैसे रहना, ये सब सीख गए थे। कौन में? ताम्र पाषाण काल जो है उसी में लोग सीख गए थे। अब ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब क्या है आपको नहीं पता तो मेरा प्लेलिस्ट पे है, हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो ही है ये चीज़। हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट किया हूँ मैं, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो, सब कुछ पता चल जाएगा, वहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कृषि जब होता था तो कृषि जो लोग करते थे ना, तो जैसे कृषि में जो चीज़ें उपयोग होती थी, जैसे मान लो कृषि के लिए जैसे हल, तो हल के लिए जो है ऋग्वेद में जो वर्ड यूज किया गया है, अगर आज हम लोग क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, लेकिन ऋग्वेद में हल के लिए क्या बोला गया उस चीज़ को चलिए समझते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में लिखते ना, ऋग्वेद में हल के लिए, हल के जो है वो लांगल यूज किया गया। लांगल अगर वर्ड आप ऋग्वेद में पढ़ देखते हो तो उसका मतलब हल है, ठीक है। सीता देखते हो, सीता, तो उसका मतलब है जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत, सीता मतलब ना उर्वरा है, ठीक है। उर्वरा ना, उर्वरा, ठीक है। तो खेत में जो हल चलने का जो निशान होता है वो उसको बोलते हैं, खेत में हल चलाने का निशान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उर्वरा बोलते हैं, बात समझे। उसके बाद और है, मतलब ऐसा वर्ड इसमें यूज किया गया, इससे मतलब उसमें ये बताया गया कि हाँ उसमें कृषि हुआ करता था और कृषि के लिए ऐसे वर्ड थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब ये आता है। अच्छा, उस समय क्या था? बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। उस समय क्या था? बिजनेसमैन हुआ करते थे, मतलब बिजनेस भी होता था, लोगों को
कुछ न कुछ हर इंसान के पास हर चीज़ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से मिलकर बांट लिया करते थे, या फिर जिस प्रकार से उसको अगर कुछ ज़रूरत है तो वो मुझे दे देगा और मैं उसे दे दूँगा। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय जो था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्या होता है समझते हैं? प्रचलित प्रणाली, प्रचलित थी। क्या होता है? विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखो समझो, मान लो कि आप एक आदमी हो और मैं एक आदमी हूँ। आप लोग के मान लो कि आपको चावल की ज़रूरत है और मेरे पास चावल है नहीं, और मुझे गेहूं की ज़रूरत है, आपके पास गेहूं है। तो उसमें क्या होता था कि आप मुझे गेहूं दे दो और मैं आपको चावल दे दूंगा, ठीक है। मान लो कि दूसरा कोई का किसी आपको, मान लो कि आपको जूता का होता था, लेकिन उस समय जूता किसका होता था? चमड़ा वमड़ा का हुआ करता था। गाय जब मर जाती थी तो उसका स्किन को यूज करके जूता बना लिया जाता था, ठीक है। उस समय लोग कुछ किसी को वेस्ट नहीं होने देते थे। आज के जैसा नहीं है कि उस समय जो लोग थे वेस्ट हुए। आज हम लोग क्या होता है, खाना को होता है मतलब अब देखोगे शादी ब्याह हो रहा है कहीं कि कब कितना बड़ा बड़ा मतलब अमाउंट में खाना को फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और छोड़िए अलग मुद्दा है, छोड़िए सब अलग मुद्दा है, समझिए। तो गाय का जो जूता मतलब गाय को जो चमड़ी होती थी उसको क्या बना, जूता बना लिया था। तो आपको मान लो कि आपको जूता की ज़रूरत है और मुझे मान लो कि मुझे चावल की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास चावल है, तो आप मुझे क्या करोगे? चावल दे दोगे और मैं आपको जूता दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से काम लोग बदल के काम कर लिया करते थे, लेकिन परेशानी भी बहुत आती थी। अब सोचो ना, किसी को जूता चाहिए और किसी को जूता चाहिए और किसी को चावल चाहिए और आपके पास गेहूं है, तब क्या करोगे? और मजबूरन में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी परेशानी होती थी। आज के साथ नहीं है कि आप पैसा दिए और जो मन में आया वो आप खरीद लिया, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो उस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उस समय कुछ लोग व्यवसायिक लोग भी थे, कुछ लोग व्यापार भी थे। इससे व्यापार में हो गया, कुछ लोग जैसे आज का अगर बात किया जाए तो आज जो लकड़ी जो काम करता है उसको हम बढ़ी बोलते हैं, लेकिन उस समय बढ़ी को हम क्या बोलता था? ऋग्वेद में क्या वर्ड प्रयोग किया गया समझते हैं? और जुल्हा, मुस्लिम जाति को जो होता है जुल्हा जो बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड प्रयोग किया है, इस प्रयोग किया गया है, इसको भी समझते हैं ना। तो उस समय जो थे ऋग्वेद में वाय ना इस प्रकार से अगर है तो इसका मतलब जुल्हा है, जुल्हा, ठीक है। अगर वाय व में वाय, ठीक है, जुल्हा होगा। तक्षण हुआ, तक्षण, तो इसका मतलब होता है बढ़ी। बढ़ी समझते हो किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता था। वाय हो गया, जुल्हा हो गया, तक्षण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ड हुआ करती थी। और कौन सा वर्ड था? हाँ, कर्मा, मतलब सोनार। सोनार किसको बोलते हैं? जो ज्वेलरी वगैरह बनाता है, सोनार के लिए सब। तो इस प्रकार से उस समय वर्ड था। इस प्रकार से अब ऋग्वेद में वर्ड लिखा गया है, तो इसका मतलब अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका सोनार वगैरह आता है, ठीक है। तो आप लोग बात समझ गए इसको। ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में अच्छा से पढ़ेंगे उसके, या फिर सामाजिक जीवन या फिर राजनीतिक जीवन, तीन में से कोई जीवन एक ठो आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। इन डिटेल में सब चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट से आया, आप लोग के लिए थोड़ा परेशानी कारण बना, इसके लिए बहुत सॉरी। चलिए देखते हैं। आर्थिक जीवन आज हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।